फैक्टर्स फेवरिंग राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारक थे? ये राष्ट्रवाद है क्या? क्या है राष्ट्रवाद? अपने राष्ट्र को बाकी राष्ट्रों से ज्यादा महत्व देना राष्ट्रवाद है। ये समझना कि मेरा राष्ट्र या मेरा देश बाकी देशों के मुकाबले बहुत अच्छा है, उसके प्रति बलिदान की भावना रखना, उसको उसके आगे तक लेकर के जाना, सच टाइप ऑफ फीलिंग्स आर राष्ट्रवाद की फीलिंग्स, नेशनलिज्म फीलिंग्स होती हैं। पूरे के पूरे नेशन को के बारे में सोचना रादर देन पार्टिकुलर एरिया। कोलिजन ऑफ इंटरेस्ट, पहला कारक ये है जिसने राष्ट्रवाद को उदय में भूमिका निभाई थी, वो कोलिजन ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव। क्या है? मैनी क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी लाइक इंटेलिजेंसिया, कैपिटलिस्ट, फार्मर्स, लेबरर्स, आर्टिसंस एटसेट्रा कंसीडर्ड द वेरी प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश डेट्रीमेंटल टू देम। बहुत सी भारतीय समाज में जो वर्ग थे, जैसे कि बुद्धिजीवी वर्ग हो गए, पूंजीपति वर्ग हो गए, किसान हो गए, मजदूर हो गए और कलाकार हो गए, आर्टिसंस जो हो गए, इन्होंने पहले से ही अंग्रेजों की उपस्थिति को उनके लिए हानिकारक माना है। अंग्रेजों के साथ उनके हितों के टकराव हो रहे थे। ठीक है, अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेजों ने कोई भी वन कानून बना दिया तो ट्राइबल्स के साथ हितों का टकराव हो गया। ठीक है, किसानों के साथ हितों का टकराव हो गया, टैक्स लगा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, कुछ और कर दिया। ठीक है, दूसरा कारक क्या है? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, भारत का राजनीतिकी और प्रशासनिक रूप से एकीकरण हो गया। टू सर्व देयर इंपीरियल इंटरेस्ट, अपनी साम्राज्यवादी रुचियों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश यूनिफाइड इंडिया पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड इकोनॉमिकली, अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से यूनिफाइड कर दिया, एक सूत्र में बांध दिया। इट ऑल्सो लेड टू यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीवेंसेज इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इस बात ने देश के अलग अलग भागों में दुखों का भी एकीकरण कर दिया। दुखों का एकीकरण करने का मतलब, जब उन्होंने पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, इकोनॉमिकली देश को यूनिफाइड कर दिया, तो वहां उस एरिया में जो लोग थे वो उनको भी दुख पहुंचने लगा। किसी को इकोनॉमिकली, अब जैसे किसान है, रैयतवाड़ी सिस्टम परमानेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, और फिर महलवाड़ी सिस्टम हो गया। किसानों से ज्यादा कर तो वसूला गया तीनों ही में। ठीक है, और इनमें क्या हो गया? तो किसानों का दुख भी तो एक हो गया, टैक्स से रिलेटेड। एंड पीपल स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई ब्रिटिशर्स एज देयर कॉमन एनिमी, और लोगों ने अंग्रेजों को अपने आम दुश्मन के रूप में देखा, कॉमन एनिमी, कि दोनों का समान दुश्मन है अंग्रेज। एक कारण ये भी था। तीसरा कारण, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आधुनिक परिवहन और संप्रेषण के जो साधन थे उनका विकास होना। बाई 1900, 1900 तक 2000 25,000 माइल्स ऑफ रेलवे लाइन, 25,000 मील रेलवे की लाइन वर लेट डाउन, बिछा दी गई थी 1900 तक, बाय द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के द्वारा। एडविन अर्नोल्ड प्रोफेसाइज्ड इन 1865, एडविन अर्नोल्ड जो था उसने 1865 में प्रोफेसाइज, भविष्यवाणी की, रेलवेज में डू फॉर इंडिया व्हाट डायनेस्टीज हैव नेवर डन, रेलवे भारत के लिए वो कर सकती हैं जो वंशों ने, बहुत मतलब डायनेस्टीज ने, अलग अलग जो वंशजों ने शासन किया, ठीक है, वो नहीं कर पाए। वट द जीनियस ऑफ अकबर कुड नॉट अफेक्ट बाय द गवर्नमेंट, वो अकबर के जीनियस भी जो प्रभावित नहीं कर सके, वो रेलवे ने कर दिखाया। नॉट द क्रूरलिटी ऑफ टीपू सुल्तान, न ही टीपू सुल्तान की जो निर्दयता थी वो कर पाई। रेलवेज हैव मेड इंडिया ए नेशन, रेलवे ने भारत को एक नेशन बना दिया, राष्ट्र बना दिया। ये बात बोली थी उसने, एडविन आर्नोल्ड ने। ये समझा सकते हो क्या बात बोली उसने, क्यों बोली है? मौर्याज मौर्याज आए, शासन कहाँ तक फैला? कश्मीर, पुरुषपुर, ठीक है, अवंती, अंग, यहाँ तक गया, लेकिन फिर भी दक्षिण में नहीं आ पाए। चोलास, चेराज, पांड्यास, मेलाइन चोलास, चालुक्यास और बादामी, ठीक है, इसके बाद राष्ट्रकूट, ठीक है, पाल, प्रतिहार, ये हमने देखा। मतलब भारत को एकता के सूत्र में कोई नहीं बांध पाया।
मराठास बहुत सारे पार्ट पे शासन कर लिया, लेकिन ज्यादा बड़े भाग को वो भी नहीं कंट्रोल कर पाए, चौथ और सरदेशमुखी तक ही वो सीमित रहे। लेकिन रेलवेज ने क्या कर दिया, रेलवेज ने पूरे भारत को कनेक्ट कर दिया, एक इंडिया बना दिया। तो ये बात इसलिए बोल रहा है कि रेलवेज ने वो कर दिया है जो डायनेस्टीज नहीं कर पाई। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टल एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम इनेबल्ड नेशनल लिटरेचर टू सर्कुलेट मोर वाइडली टू द अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। जो पोस्टल सिस्टम था, डाक प्रणाली, वो जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम था, उस टेलीग्राफ सिस्टम ने, इन दोनों ने नेशनल लिटरेचर को योग्य बना दिया था टू सर्कुलेट मोर वाइडली, कि जो लिटरेचर है वो इतना ज्यादा वाइडली सर्कुलेट हो टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, देश के अलग अलग भागों में। जैसे 1857 है, 1857 का विद्रोह इतना मतलब फैला हुआ था, फिर भी उसको दबा दिया गया ड्यू टू, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की भी रही है। महत्वपूर्ण कैसे, यहाँ विद्रोही आए हुए हैं, इलेक्ट्रिक में कुछ भी टाइप कर दिया, फटाफट मैसेज पहुंच गया वहां। ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ है। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया था, कम्युनिकेशन के जो साधन थे वो क्या हो गए थे, वो विकसित हो गए थे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहला कांड बताओ। कोलिजन ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव। हितों का टकराव कैसे, बताओ। हितों का टकराव कैसे, बताओ। एजुकेशन फोर्थ फैक्टर है जिसने राष्ट्रवाद को उदय किया था। द इनऑग्यूरल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इनॉग्रल का मतलब था शुरुआत, उद्घाटन। इंग्लिश एजुकेशन का, अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत हुई, प्रूव्ड टू बी मोमेंटस, वो एक मोमेंटस प्रूव्ड हुई। ठीक है, इन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के उदय में और राष्ट्रवाद की वृद्धि में। ठीक है, वो अच्छी साबित होती। आइडियाज ऑफ बेंथम, बेंथम के विचार क्या थे, जेएस मिल के विचार क्या थे, स्पेंसर के क्या विचार थे, जॉन लॉक के क्या विचार थे, रूसो के क्या विचार थे, मोंटेस्क्यू के क्या थे, वोल्टेयर के क्या थे, एटसेट्रा। इन सब के जो विचार थे इंस्पायर द न्यूली एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडियन इंटेलिजेंसिया, भारत के जो नए शिक्षित वर्ग थे और जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन सब ने इनके विचारों को पढ़ा और वो प्रभावित हुए, प्रेरित हुए। विद आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इन्होंने स्वतंत्रता के आइडिया को पता चला, स्वतंत्रता का विचार उनके दिमाग में आया, समानता का विचार आया, राष्ट्र का विचार आया कि राष्ट्र क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट का विचार, मतलब स्वराज का, अब इसका विचार उनके दिमाग में आया, फ्रेटर्निटी, भाईचारे का विचार आया। स्वशासन स्वराज बात एक ही है, राज शासन। ठीक है, तो ये विचार, इनके विचारों से वो प्रभावित हो गए थे, बुद्धिजीवी वर्ग और नए नए शिक्षित वर्ग। इतना समझ गए। नेशन क्या होता है, राष्ट्र। राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र किस चीज से मिलकर के बना होता है, और राज्य किस किस चीज से मिलकर के बना होता है। राज्य के चार तत्व हैं, पॉपुलेशन, सरकार, संप्रभुता और एक टेरिटोरियल बाउंड्री। ये तो हो गया राज्य। ठीक है, और राष्ट्र क्या है, नेशंस आर द पीपल ऑफ इंडिया। लोग जो होते हैं, लोग मिलकर के एक राष्ट्र बनाते हैं। भारत एक राज्य है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्र क्या है, लोग जब एकता के सूत्र में नहीं बंधेंगे तब तक राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राज्य भाषा है, राजभाषा है। क्यों, क्योंकि बच्चे बच्चे की जबान पे कोई एक भाषा नहीं है। जब तक एक भाषा नहीं होगी, राष्ट्रभाषा नहीं होगी, राजभाषा होगी। तो नेशंस आर द पीपल ऑफ एनी कंट्री, अलग अलग राष्ट्र हैं, लेकिन राज्य जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मतलब इनके विचार उन्होंने पढ़े बुद्धिजीवी वर्गों ने, और वो प्रेरित हो गए। स्वतंत्रता का पता चला, भाईचारे की भावना का पता चला। लेकिन पहले क्या था, 1857 के विद्रोह में एकता थी नहीं, भाईचारे की भावना नहीं थी। ठीक है, मेरठ से आए दिल्ली चले गए तो हमारे राजा हो, वही पुराने ख्याल। एकता में बंधने के बजाय दो चार सैनिक वहां चले गए, दो चार सैनिक वहां चले गए, दो चार सैनिक वहां चले गए। इसी कारण से तो असफल हुआ।
What would have happened if we have got freedom in 1857? क्या हुआ होता अगर 1857 में ये आजादी मिल गई होती? इंडिया वुड हैव बीन अ डेवलप्ड कंट्री नाउ। सबसे ज्यादा जो मैं मानूं वो सोच का प्रभाव। Some of the Indian people who had the first hand experience of working in Britain, कुछ ऐसे भी भारतीय लोग थे जिन्होंने ब्रिटेन में काम करने का अनुभव था। उन लोगों ने फाउंड दैट कंडीशन इन इंडिया वाज स्लेविश। उन लोगों ने पाया कि भारत में जो हालात हैं वो स्लेविश गुलामों वाली हालात हैं। ठीक है। आफ्टर कमिंग टू इंडिया, भारत आने के बाद दे स्टार्टेड टू डिमांड बेसिक राइट्स फॉर इंडियंस। भारत आने के बाद उन्होंने भारतीय लोगों के लिए बेसिक राइट्स की डिमांड करना शुरू कर दिया, मूलभूत अधिकारों की। रोल ऑफ प्रेस एंड वर्नाक्यूलर लिटरेचर, प्रेस का और जो वर्नाकुलर लिटरेचर है उसका क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्नाक्यूलर? वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल, स्थानीय। स्थानीय लिटरेचर का और प्रेस का क्या प्रभाव पड़ा? स्थानीय लिटरेचर का मतलब मान लो प्रेस की शुरुआत होगी, मान लो अभी हम उसी स्टेट में हैं 1857 से पहले की स्टेट में, और प्रेस की शुरुआत होगी। मैं मराठी जानता हूं, आप इंग्लिश जानते हो, आप हिंदी जानते हो। ठीक है। आप क्या करोगे? वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में कोई भी मटेरियल प्रेस में वो करोगे, छापोगे, बांट दोगे। हिंदी भाषी लोगों को आप एकत्रित करोगे। ठीक है। और आप दूसरे लैंग्वेज के, मान लो कोई वहां से आ गया, इंग्लिश लैंग्वेज के विचार लेकर के पता चल गया कि हाँ, जब तक हम हिंदी भाषा में कुछ भी मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, अंग्रेजों को तो पता ही नहीं, हिंदी नहीं जानते वो, क्या रोल रहा। मतलब हम अपनी भाषा से, मराठी भाषा से, इंस्टेड ऑफ इंग्लिश हम क्या करेंगे, हम अपने मतलब लोगों को राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा कारण ये भी है, एक टीवी चैनल है जिसका नाम है एबीपी न्यूज, अमृता बाजार पत्रिका। ये वही उसी टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है। एक एक्ट आया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। उस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने सभी मतलब जितने भी लोकल भाषाओं में प्रकाशन किया जा रहा था, चाहे वो साप्ताहिक पत्रिका हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, उसके ऊपर उसने ये कर दिया था कि कोई भी एक एक न्यूज़पेपर पत्रिका सबसे पहले आप अंग्रेजों के पास दोगे, गवर्नर जनरल के पास। वो पहले इसको देखेंगे और देखने के बाद अगर कहीं पर भी ये लगाना कि ये अंग्रेजों के खिलाफ है, राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, राजद्रोह कर रहे हैं, तो उसको गैग कर दिया जाएगा। गैग का मतलब होता मुंह बंद कर देना। ठीक है। इसको दम घोटू वो भी बोला गया था कानून। ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया था, वर्नाकुलर जो एक्ट आया था, प्रेस एक्ट, अमृता बाजार पत्रिका ने रातों रात इंग्लिश में प्रकाशन शुरू कर दिया था। और इंग्लिश में प्रकाशन शुरू करने का मतलब नो सेंसरशिप, क्योंकि वो वर्नाकुलर लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की which led to establishment of vernacular press in India in the latter half of the 19th century। पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी स्थापना जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा की गई थी, जिसके कारण भारत में वर्नाक्यूलर इस्टेब्लिशमेंट भी हो गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस भी शुरू हो गई थी। ठीक है। बाकी 19वीं शताब्दी में सबसे पहला अखबार जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा ही किया गया था 1780 में। ठीक है। और भारत में हिंदी लैंग्वेज का सबसे पहला अखबार कौन सा था? उदंत मार्तंड। व्हाट डू मीन बाय उदंत मार्तंड? उगता हुआ सूरज। ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, 19वीं शताब्दी में जो लेटर बाद की जो 19वीं शताब्दी थी उसमें क्या हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस की शुरुआत हो गई थी भारत में। क्योंकि पहले तो प्रिंटिंग प्रेस तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की नाम से पता चल रहा अंग्रेज है, अंग्रेजों ने शुरुआत कर दी, तो बाद में धीरे धीरे भारतीयों को भी पता चल गया। तो बाकी 19वीं शताब्दी में जो लेटर थी 1850 के बाद की जो 19वीं शताब्दी थी उसमें क्या हो गया था, उसमें वर्नाकुलर प्रेस भी भारत में शुरू हो गई थी। देयर वाज ह्यूज ग्रोथ इन वर्नाकुलर लिटरेचर।
वर्नाक्यूलर लिटरेचर में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई स्थानीय साहित्य में, विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है क्या क्या, इंडियन मिरर, ठीक है, भारतीय दर्पण, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका प्रकाशन किया। बंगाली, ठीक है, किसने, ये जीसी घोष है, ज्ञानेश चंद्र घोष, ऐसा कुछ नाम है इसका, उसने बंगाली की शुरुआत की। अमृता बाजार पत्रिका, इसने भी प्रकाशन शुरू कर दिया था, ठीक है, शिरीष कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। केसरी और मराठा, बाल गंगाधर तिलक ने भी शुरुआत, संवाद कौमुदी भी शुरुआत कर दी थी, ठीक है। इंदु प्रकाश, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी जिसको बोला जाता है, इंदु प्रकाश की शुरुआत की थी। एंड द हिंदू, जो न्यूज़पेपर अभी भी हम पढ़ रहे हैं, वो द हिंदू, उसकी भी शुरुआत हो गई थी, जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। मतलब जो वर्नाक्यूलर जो लैंग्वेजेस थी वो क्या हो गई थी, वो वर्नाक्यूलर जो लिटरेचर था वो उसकी फ्लड आ गई थी प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद। दिस न्यूज़पेपर्स लिटरेचर एक्सपोज द एक्सप्लोटेटिव कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश। ये जो न्यूज़पेपर है, ये जो साहित्य है, इसने अंग्रेजों का जो शोषणात्मक जो कैरेक्टर था उसको उजागर किया कि अंग्रेज हमें शोषण कर रहे हैं हमारा। ये था पांचवा कारण। छठा कारण क्या, इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास, नए मध्यम वर्ग का इमरजेंस हो गया, उदय हो गया। दे केम फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड, वे अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए थे, रीजन्स अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग धर्मों से आए थे। आफ्टर मास्टरिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर मास्टरिंग करके, अच्छी तरह से निपुण होकर के इंग्लिश लैंग्वेज में, दे रेज्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस और कस्टम्स के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। They emphasized an introspection and tried to forge an all India identity. उन्होंने जोर डाला कि हम एक आत्मनिरीक्षण करें और एक ऑल इंडिया आइडेंटिटी को हम शुरुआत करें कि हमारी जो पहचान है, कोई मराठा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, भारतीय नहीं है कोई। उन्होंने कोशिश की इंडियन होने की, हिंदुस्तानी होने की। ये थी नई मिडिल क्लास। इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रोड, विदेशों में जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं उसका क्या प्रभाव पड़ा। एन नंबर ऑफ नेशन स्टेट्स केम टू पिक्चर इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में बहुत से जो नेशन स्टेट्स थे वो पिक्चर में आए, उभर करके सामने आए थे। ऑन द रून्स ऑफ स्पेनिश एंड पोर्टुगीज एम्पायर, जब स्पेन का और पुर्तगाल का जो साम्राज्य था वो जब नष्ट हो गया था, बहुत से राष्ट्र उभर करके सामने आए थे साउथ अमेरिका में। तो आपको पता है कि साउथ अमेरिका में इनकी अंग्रेजों की 13 बस्तियां थी, उनकी भी आज़ादी हो गई थी। एजुकेटेड इंडियंस वर इंस्पायर्ड बाय दिस, जो पढ़े लिखे भारतीय लोग थे वो इस प्रकार की घटनाओं से इंस्पायर हो गए थे कि जो ये यूरोपियन लोग हैं इनका जो साम्राज्य है वो नष्ट हो चुका है साउथ अमेरिका में, ठीक है। और भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई हैं अब्रोड में। 1913 में गदर, लाला हरदयाल, स्वामी हंसराज, सैन फ्रांसिस्को में न्यूज़पेपर उन्हें इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। बहुत मतलब मोटिवेशनल एडवर्टाइजमेंट दिया था उन्होंने। आठवां फैक्टर क्या है इसमें, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट एंड कल्चरल नेशनलिज्म, भारत के जो पास्ट है उसके फिर से खोज की गई और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसकी भी खोज की गई। A degree of self-respect and confidence was brought about by historical research and excavations, for example, Indus Valley Civilization. इसी समय इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हो जाती है 1922 के आसपास, ठीक है। और 1922 के आसपास जब रेलवे की लाइन बिछाई जा रही थी, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई, ईंटें उठा करके ले गए बहुत सारी, ठीक है, तब लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस आया कि हमारा पास्ट ऐसा रहा है, हम इतने उन्नत थे जो अंग्रेज भी नहीं थे। उन्होंने कॉन्फिडेंस आ गया था, प्राइड महसूस होने लगा था अपने पास्ट के ऊपर। फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी मेरिट ऑफ द वेदास एंड उपनिषद, उपनिषदों की और वेदों की जो साहित्यिक गुण था और फिलोसॉफिकल दार्शनिक उनका जो गुण था, फर्दर बूस्टेड द मोरल्स ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, उसने भी आगे पढ़े लिखे भारतीयों के मोरल्स को, नैतिकता का बूस्ट कर दिया, बढ़ाया, गर्व की भावना आई।
एंड इंस्पायर देम विद द न्यू स्पिरिट ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म, और उन्होंने इंस्पायर किया एक नई भावना के साथ, जो भावना कल्चरल नेशनलिज्म की है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की है। आज भी कुछ कुछ ऐसे मैं बताऊं लोग देखने को मिलेंगे, जैसे आप तमिलनाडु की तरफ चले जाओ, उनमें से अखिलेश का बयान आया है अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, वो ये कह रहा था कि मैं हिंदू त्योहारों को मानता ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि मामला सारा यूपी का, बिहार का है, मुस्लिम्स जनता को लुभाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। दिवाली को मैं कुछ मानता ही नहीं, टोपी पहने रहता है, मूर्ख। नोवा फैक्टर क्या है? पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम वो पढ़ रहे हैं कि वो रीजन पढ़ रहे हैं जिनकी वजह से लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और यही राष्ट्रवाद की भावना आजादी की ओर लेकर के जाएगी। आजादी के लिए राष्ट्रवाद की भावना मोस्ट इंपोर्टेंट थी। अदरवाइज लोग के फिर अपना सोचते, मैं मराठा हूं, मेरे एरिया में अंग्रेज नहीं घुसने चाहिए, बाकी भारत का कुछ भी करे। ठीक है, पांड्याज हैं, राष्ट्रकूट हैं या और हैं, ठीक है, रणजीत सिंह है, ठीक है। अगर वो ये सोच लेती रानी जिंदन कि मुझे बस मेरे एरिया से मतलब है, अंग्रेज बाकी चाहे कहीं भी करें, जब तक इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं जागेगी जनता के अंदर, तब तक अंग्रेज यहां से नहीं जाएंगे। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव की नीति। ब्रिटिश परपेचुएटेड रेशियल मिथ ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, सुपीरियरिटी। अंग्रेजों ने अपनी जाति की सर्वश्रेष्ठता होने को परपेचुएटेड किया था, मतलब ये बताया था कि हम जातिगत रूप से हम श्रेष्ठ हैं। They followed a deliberate policy of stamping out Indians from the process of administration. उन्होंने जानबूझ करके ऐसी नीति अपनाई थी जिसमें भारतीयों को प्रशासन की प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द मैक्सिमम एज ऑफ ICS वाज रिड्यूस्ड टू 19 ईयर्स फ्रॉम 21। इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए सबसे जो मैक्सिमम एज थी, अधिक से अधिक उम्र जो थी, वो 21 साल से घटा करके 19 साल कर दी गई थी इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। और इसके अलावा लैटिन लैंग्वेज को भी जानना बहुत जरूरी कर दिया था। जो लैटिन लैंग्वेज को जानता होगा वही इसमें बैठ सकता होगा। एक पेपर लैटिन लैंग्वेज का भी लेते थे वो। और सत्येंद्र नाथ टैगोर ने कितनी मेहनत की होगी, 19 और 21 साल की एज में उसने क्लियर कर दी। 10वां फैक्टर क्या है? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इन 1893। 1893 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आई थी। लॉर्ड रिपन, कंसिडर्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन्हें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी समझा जाता है, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। अटेम्प्टेड टू पास द इल्बर्ट बिल, इसने कोशिश की कि इल्बर्ट बिल को पास करे, विच sought टू एबॉलिश जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन रेस डिस्क्रिप्शन, जिसके द्वारा, इल्बर्ट बिल के द्वारा जो जुडिशियल क्वालिफिकेशंस हैं, उन क्वालिफिकेशंस में जो जातिगत जो अवरोध थे उनको दूर किया। मतलब कोई भी वकील बनेगा तो अंग्रेज ही बनेंगे, भारतीय नहीं बनेंगे। इस बिल के माध्यम से ये जो रेशियल बैरियर था, जातिगत प्रतिबंध था, इसको हटाने की कोशिश की इल्बर्ट बिल के माध्यम से। इट ट्राई टू गिव इंडियन मेंबर्स ऑफ द कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज, इसने कोशिश की बिल ने कि भारतीय सदस्यों को प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज भी प्रदान की जाए, सम पावर्स दी जाए, सेम पावर्स उनको दी जाए, एंड राइट एज दोज एंजॉयड बाय यूरोपियन काउंटरपार्ट्स, और वही जो अधिकार दिए जाएं जो यूरोपियन के द्वारा एंजॉय किए जाते थे। इंडियन सिविल सर्विसेज में कोई इंडियन लग गया, उसको वो पावर और वो अधिकार नहीं दिए गए जो अंग्रेजों को दिए गए। इल्बर्ट बिल के माध्यम से इनको, मतलब थोड़ा सा भारतीय लोगों को इक्वलिटी में लाने की कोशिश की गई जो सेवा में थे वो। बट इन द फेस ऑफ स्टिफ अपोजिशन, लेकिन स्टिफ अपोजिशन के फेस में बिल वाज modified which made it clear to the nationalists that justice and fair play cannot be expected where the interest of European community were involved at the same time। लेकिन जो कड़ा विरोध होने के बाद इस बिल को मॉडिफाई किया गया, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो राष्ट्रवादी हैं उनको न्याय और उनको समान व्यवहार नहीं दिया जा सकता यदि यूरोपियन समुदाय के व्यवहार भी उसी समय मतलब टकरा रहे हों। यूरोपियन समुदाय के अगर हित टकरा रहे हैं और भारतीयों के भी हित टकरा रहे हैं तो उनको समान व्यवहार नहीं किया जा सकता।
भारतीयों के हितों को कम किया जाएगा। उन्होंने ये समझ लिया था एल्बर्ट बिल के माध्यम से। इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म, औपनिवेशवाद का जो आर्थिक आलोचना है वो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना क्या है। द हाई प्रीस्ट ऑफ इकोनॉमिक क्रिटिक, सबसे बड़ा व्यक्ति जो आर्थिक आलोचना की थी उसने, एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ, और ड्रेन ऑफ वेल्थ को जिसने समझाया था वह दादा भाई नौरोजी, वो दादा भाई नौरोजी थे। अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स इंक्लूडेड, और भी थे मुख्य नेता जिनमें शामिल थे जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, आर सी दत्त, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये वही है जिसने द हिंदू की शुरुआत की थी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पीसी राय, जीवी जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, हु एनालाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इन सब ने भारतीय अर्थव्यवस्था के हर पहलू का विश्लेषण किया। These leaders explained colonial structure in all the three aspects of economy: trade, industry and finance. इकोनॉमी के तीनों पहलों में इन नेताओं ने कॉलोनियल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। तीनों पहलुओं में, कैसे? ट्रेड के माध्यम से, कि ट्रेड कैसे कैसे कर रहे हैं, ये कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, पैसे कहाँ जा रहे हैं। इंडस्ट्री के माध्यम से भारतीय उद्योग नष्ट होते चले जा रहे हैं, अंग्रेजों के उद्योग बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड फाइनेंस के माध्यम से भी उन्होंने सोचा था, हम टैक्स पे कर रहे हैं, उन्हीं पैसे का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैं, उनको भी पैसे यहीं से दिए जा रहे हैं, सैलरी भी यहीं से मिल रही है, बैठा हुआ वो लंदन में है। मतलब इस हिसाब की बातों की इन्होंने आलोचना की। ट्रेड के बारे में क्या बताया, देखो, देयर वाज वन वे फ्री ट्रेड फॉर द ब्रिटिश, ब्रिटिश लोगों के लिए एक तरफा फ्री ट्रेड था। कैसे? एग्जांपल देना, जो भी वस्तुएं अंग्रेजों की भारत में आती थी टैक्स फ्री थी, कस्टम ड्यूटी नहीं थी, लेकिन जो भी इंडिया में गुड्स बनाई जाती थी उनके ऊपर टैक्स लगा गया। फॉर एग्जांपल, परिणाम क्या हुआ? अनकम्पिटिटिव हो गई, वो महंगी हो गई, ठीक है। While Indian producers who can still compete were charged with heavy duty, जबकि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स थे जो अभी भी compete कर सकते थे, प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, उनको हैवी ड्यूटी देनी पड़ रही थी, भारी कर देने पड़ रहे थे। इंडस्ट्री के माध्यम से क्या था? इंडिया वाज मेड ए प्लेस ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई, भारत को कच्चे माल की आपूर्ति का एक स्थान बना दिया गया। टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के प्रति, मतलब भारत से कच्चा माल ब्रिटिश इंडस्ट्रियों तक जाता था। एंड प्रोमोशन ऑफ कैश क्रॉप्स एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, और कैश क्रॉप की शुरुआत हो गई थी और भारत की जो कृषि थी उसका वाणिज्यिकीकरण हो गया था। वाणिज्यिकीकरण का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया? इसमें ये वह फसल जिनका उत्पादन व्यापार के लिए होता है, हाँ जैसे गन्ना, हाँ, कपास भी इसी के अंदर आती है। इसका मतलब दूसरा, हाँ ये है, गन्ना हो गया, कपास हो गया, और चीजें, मतलब खाद्य फसलों की बजाय ऐसी फसल उगाई जा रही थी जो व्यापार के लिए हो रही थी। गन्ना खा करके ना थोड़े पेट भर सकते हैं, जिसे कैश क्रॉप्स जिनको बेचकर जो कैश के लिए उगाई गई हैं, ठीक है। तो वो जो कॉमर्शियलाइजेशन हो गया था। फाइनेंस में क्या इन्होंने किया? द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे लेड टू अराइवल ऑफ हैवी फॉरेन कैपिटल, जैसे रेलवे का डेवलपमेंट हो गया, रेलवे के डेवलपमेंट से जो विदेशी कैपिटल है वो भारी मात्रा में आ गई भारत में। रेलवे, मान लो मुंबई है, मुंबई में आ गया सामान, ठीक है, पोर्ट के रास्ते आ गया, मुंबई से फिर देश के अलग भागों में फैल गया भारी मात्रा में, ठीक है, 1853 में, which created vested interest and they demanded security for investing, which further perpetuated foreign rule, ठीक है। रेलवे के डेवलपमेंट से भारी मात्रा में कैपिटल आ गई, जिस कैपिटल ने वेस्टेड इंटरेस्ट को क्रिएट कर दिया था। एंड दे डिमांडेड सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टिंग विच फर्दर परपेचुएटेड फॉरेन रूल, और जो इन्वेस्टमेंट उसने किया था उस इन्वेस्टमेंट की वो सिक्योरिटी की डिमांड करने लगे थे, जिस वजह से आगे भी जो विदेशी शासन है वो लगातार बना रहा था। जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, अंग्रेज बिछा रहे थे भारत में, उस टाइम पे जो यूरोप से, स्पेशली ब्रिटेन से इन्वेस्टमेंट की जा रही थी,
और वो इन्वेस्टमेंट इतनी की जा रही थी कि उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट मिल रहा था, और हाई इंटरेस्ट की भी वो सिक्योरिटी मांगने लग गए थे। और सिक्योरिटी मांगने का मतलब ये है, वो इंटरेस्ट कहाँ से देते रेलवे लाइन बिछाने का? सोच के बताओ, समझना जरूरी है। मान लो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो इन्वेस्टमेंट पे वो ज्यादा मतलब इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, तभी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो अंग्रेज इंटरेस्ट कहां से देंगे ज्यादा? सिंपल सी बात है, भारतीय लोगों से ही वसूलेंगे और टैक्स बढ़ा देंगे। और टैक्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा? जो फॉरेन रूल है वो और ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, तो ये बताया उन्होंने। एक और है इसकी, एक वो मैं बताऊं, 1853 में तो ये लाइन बिछने लगी थी, और जैसा कि हमने पढ़ा कि 1900 तक 25 माइल 25,000 मील लंबी दूरी लाइन बिछ चुकी थी। 1914 में हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रेलवे की जो लाइन है उसका जो काम है एक्सपेंड होने का, वो रुक गया, क्योंकि सारे रिसोर्सेज अंग्रेजों के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चले गए। इस समय भारत में एक व्यक्ति ने लोहे की आपूर्ति की। कौन? जमशेद जी टाटा। छोटा नागपुर में वो गए थे, पैदल गए थे देखते हुए कि मेरे को ऐसा स्थान मिल जाए जहां पानी भी नजदीक हो, जहां लोहा भी हो, स्रोत भी हो, और वहां पर सस्ता मजदूर भी मुझे मिल जाए। छोटा नागपुर मिला फिर उनको। और लोहे की शुरुआत कब हुई? चुंबक का कैसे पता चला था? चुंबक का तो वो एक डरिया था वो। हाँ, उसने अपने छड़ी के पीछे कुछ बांधा हुआ था, तब पता चला था। और वो एक्चुअली शायद वो छोटा नागपुर का ही एरिया है। उन्हें पता चला था कि हाँ ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उन्होंने एक स्टिक ली हुई थी ना, उसके हाँ, ऊपर लोहे का कुछ बना था। तो ये बताया था उसने। देखो, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है? दादा भाई नौरोजी इन 1867 पुट फॉरवर्डेड द आइडिया दैट ब्रिटेन वाज ड्रेनिंग एंड ब्लीडिंग इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में यह विचार प्रस्तुत किया कि जो ब्रिटेन है वो भारत को ड्रेनिंग कर रहा है और ब्लीडिंग कर रहा है, भारत को तहस नहस कर रहा है। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी अपनी बुक में। वो बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जॉन सुलीवन, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मद्रास में, एडिट। जॉन सुलीवन जो था, जो मद्रास में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का प्रेसिडेंट था, उसने ये बात कही है, आवर सिस्टम एक्ट्स लाइक ए स्पंज। हमारा जो सिस्टम है वो एक स्पंज का काम करता है, ड्राविंग अप ऑल द गुड थिंग्स फ्रॉम द बैंक्स ऑफ गंगा। गंगा के किनारे से जो सारी चीजें हैं उनको वहां से वो स्पंज चूस लेता है, एंड स्क्वीजिंग देम डाउन टू द बैंक्स ऑफ थेम्स। और जो थेम्स नदी है, लंदन इज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ थेम्स, वहां पर स्क्वीज कर देता है। ये बात समझे? गंगा के किनारे से जो सारी अच्छी चीजें हैं, कच्चा माल, वो वहां से लोड हो जाता है नाव में, और वहां से होकर के लंदन में टेम्स नदी के किनारे वो क्या हो जाता है, उसको अनलोड कर देते हैं। यही मतलब है, सारी अच्छी चीजें हम लेकर के जा रहे हैं। ये थी थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। एवरी नेशनलिस्ट डिक्लेयर्ड दैट द ड्रेन वाज बेसिक कोज। सभी जो प्रत्येक नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी था, उसने ये घोषणा की कि जो ड्रेन वाज बेसिक कोज ऑफ इंडियाज पॉवर्टी। ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, भारत के जो धन निष्कासन का जो सिद्धांत है, यह भारत की गरीबी का मुख्य कारण है, एंड द फंडामेंटल एविल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और भारत में जो ब्रिटिश शासन है, इसकी मुख्य बुराई यही है कि वो ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ड्रेन, ड्रेन के क्या क्या कंपोनेंट्स थे? रेमिटेंसेस टू ब्रिटेन। ब्रिटेन में रेमिटेंसेस जा रहा था। यू डू व्हाट डू यू मीन बाय रेमिटेंसेस? रेमिटेंसेस जो दूसरे देशों में जा रहे हैं, वो मास का जो पैसा कमा के यहाँ पर भेज रहे हैं, वो रेमिटेंस डॉलर। हाँ, ये रेमिटेंसेस है। ठीक है, रेमिटेंसेस कहाँ जा रहा था? यहां से लंदन में जा रहा था। दूसरा, होम चार्जेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो होम चार्जेस हैं
वो भी तो यहीं से जा रहे थे। ठीक है, कौन कौन से, विच इज बेसिकली एक्सपेंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में भारतीय सरकार के ऊपर जो खर्चा हो रहा था वो भी भारत से ही जा रहा था। ठीक है, और क्या है, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फॉर विच इंडिया गोट नो बेनिफिट। एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था, इंपोर्ट कम हो रहा था, जिसका भारत को कोई फायदा नहीं हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। ठीक है, रिवेन्यू सरप्लस का कोई फायदा नहीं हुआ, सरप्लस ट्रेड का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू द नेशनलिस्ट कैलकुलेशन के अनुसार दिस ड्रेन अमाउंट टू 1/2 ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये जो ड्रेन था ये सरकारी खर्चे का लगभग आधा था, मोर देन द एंटायर लैंड रेवेन्यू एंड ओवर 1/3 ऑफ इंडिया टोटल सेविंग। भारत की टोटल सेविंग का एक मतलब तिहाई से ज्यादा था, और जो पूरा का पूरा लैंड रेवेन्यू था, भूमि कर जो था, उससे भी ज्यादा था ये जो बाहर भेजा जा रहा था, टोटल कर से ज्यादा। द ड्रेन थ्योरी पोजेस्ड द ग्रेट पॉलिटिकल मेरिट ऑफ बीइंग इजिली ग्रेस्प्ड बाय ए नेशन ऑफ पीजेंट्स। जो ड्रेन थ्योरी जो थी, जो पोजेस की गई थी, द ग्रेट पॉलिटिकल मेरिट, उसका काफी ज्यादा राजनीतिक मेरिट था, ऑफ बीइंग इजिली ग्रेस्प्ड, उसको आसानी से ग्रेस्प कर लिया गया बाय ए नेशन ऑफ पीजेंट्स, किसानों के द्वारा। मतलब किसानों के द्वारा जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रस्तुत की गई उसको आसानी से समझ लिया गया कि हाँ हमारे साथ तो ये हो रहा है, पहले नहीं था, पहले नहीं बताया था दादा भाई नौरोजी ये जो और लीडर्स से, इनसे पहले किसी ने नहीं बताया इनको। नो आइडिया कुड कोरस्पोंडेंस अराउज पीपल, कोई भी विचार लोगों को जागरूक नहीं कर सकता था, मोर देन द थॉट, इस विचार से ज्यादा, दैट की दे वर बीइंग टैक्स्ड, कि उनको टैक्स लगाया जा रहा है, सो दैट पीपल इन फार लैंड्स, ताकि जो फार लैंड्स में बहुत दूर बैठे हुए जो लोग हैं वो माइट लिव इन कंफर्ट, वो आसानी से रह सके, आरामदायक स्थिति में रह सके। मतलब हमारे ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है ताकि वो लोग आराम से रह सकें। इस बात ने लोगों की भावनाओं को उजागर किया। ठीक है, अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1837-38। ठीक है, ये सोसाइटी की स्थापना हुई थी लैंड होल्डर सोसाइटी की। ठीक है, भूस्वामियों की सोसाइटी 1837-38 में हुई थी। फाउंडर कौन से, द्वारकानाथ टैगोर एंड राधाकांत देव। ठीक है, पर्पस क्या था, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जमींदार, जमींदारों की रुचियों का संरक्षण करना, उनका बचाव करना। ठीक है, बस ये याद रखना है और ज़्यादा याद नहीं रखना। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल 1843 में स्थापना हुई इसकी। फाउंडर कौन थे, जॉर्ज थॉम्सन थे। पर्पस क्या था, टू सेफगार्ड राइट्स ऑफ कॉमन पब्लिक, आम जनता के अधिकारों की सुरक्षा करना। ये दोनों जो थी, पहली और दूसरी, इन्हें मिला दिया गया, मर्ज इन 1851, 1891 दोनों मिल गई एज ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में बन गया था इनका। द मर्जर वाज पॉसिबल ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ राधाकांत देव, राधाकांत ने जो प्रयास किए, उन प्रयासों के बावजूद ये दोनों संस्थाएं जो थी जो मिल गई थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में मिल गई थी। फाउंडर थे राधाकांत देव। पर्पस क्या था, टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ जमींदार्स एंड कॉमन पब्लिक। ठीक है, आम जनता का और जमींदारों के अधिकारों की सुरक्षा करना। बॉम्बे एसोसिएशन, जमींदारों की सुरक्षा करना क्यों, यहाँ भी जमींदारों की सुरक्षा है, यहाँ भी जमींदारों की सुरक्षा है। जमींदार तो किसानों का शोषण कर रहे थे, लेकिन क्यों, क्योंकि जमींदारों के जो अधिकार थे वो टाइम पर टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। सनसेट क्लोज के अकॉर्डिंग उनकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, दादा भाई नौरोजी 1852 में इसकी स्थापना की थी। टू डिमांड फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंडियंस। ठीक है, भारतीय लोगों के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की डिमांड करना इसका उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन में स्थापना हुई थी इसकी। फाउंडर दादा भाई नौरोजी थे। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की कैलकुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जिम्मेदार थी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876 में स्थापना हुई थी इसकी। फाउंडर कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, ये संस्थापक थे इसके। और इसका पर्पस था टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिएक्शनरी मेजर्स टेकन बाय वायसराय लिटन। वायसराय लिटन के द्वारा जो प्रतिक्रियावादी कदम उठाए गए थे उनका विरोध करना इसका उद्देश्य था। मद्रास महाजन सभा 1884 में, फाउंडर थे वी राघवाचार्य, टी आनंद चार्ली एंड जी सुब्रमण्यम अय्यर।
ये लोग, इन लोगों ने इनकी स्थापना की थी। पर्पस क्या था? टू क्रिएट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिमांडिंग पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव राइट्स फॉर इंडियंस। एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करना जिसके माध्यम से भारतीय लोगों के लिए विधायी अधिकार और राजनीतिक अधिकारों की मांग की जा सके, ये इसका उद्देश्य था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में स्थापित हुई। फाउंडर के टी तलंग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की। पर्पस क्या था? डिमांडिंग पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव राइट्स फॉर इंडियंस, भारतीय लोगों के लिए राजनीतिक और विधायी अधिकारों की मांग करना, ये था। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसको देखेंगे हम। कादम्बिनी गांगुली जो थी पहली वुमेन ग्रेजुएट थी इंडिया की, इसके साथ एक और थी, दोनों ने एक यूनिवर्सिटी से एक ही साथ की थी, इसको मान लो थोड़ा सा पहले, इसको पहले माना जाता है। एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। दादा भाई नौरोजी कोइन द टर्म कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस शब्द का वो दिया था। कादम्बिनी गांगुली वाज द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर फ्रॉम साउथ इंडिया, वो पहली फीमेल डॉक्टर भी थी और पहली फीमेल मेंबर भी थी, ठीक है। कादम्बिनी गांगुली की फाउंडेशन कैसे हुई? देखो, लॉर्ड डफरिन वाज द वाइसरॉय, इसमें जो वाइसरॉय था लॉर्ड डफरिन था। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन वाइसरॉय था, ठीक है। 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑल द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर लीडर्स रियलाइज्ड ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 एंड इंडियन नेशनल यूनियन इन 1884, सभी जो क्षेत्रीय संगठन थे और उनके जो नेता थे, उन्होंने ये महसूस कर लिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में उस मीटिंग के दौरान, और भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो मीटिंग हुई थी 1884 में, इसके दौरान उन्होंने महसूस किया दैट द टाइम हैज कम टू क्रिएट ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर पैन इंडिया नेचर, कि अब समय आ चुका है कि पूरे भारत के नेचर के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाए, टू क्रिएट पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द मासेस, ताकि जनता में पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता को पैदा किया जाए। However, the idea of establishing a pan-India organization was given a formal shape by a retired British civil servant, Alan Octavian A.O. Hume, also known as शिमला संत, ठीक है। हालांकि एक ऐसा पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने का विचार एक रिटायर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट के द्वारा दिया गया था, जिसका नाम था A.O. ह्यूम। इसको शिमला संत के रूप में भी जाना जाता है। ये तीन थे शिमला संत, मदन मोहन मालवीय और आई थिंक महादेव गोविंद रानाडे और A.O. ह्यूम, ठीक है। शिमला संत क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये शिमला में रहते थे, एंड यू नो कि शिमला में बर्फबारी होती है, आज भी होती है, और अंग्रेज जो थे वो ऐसे ही एरिया से आते थे, उनको गर्मी पसंद नहीं थी, ठीक है। A.O. ह्यूम। The first meeting of INC was convened in Gokuldas Tejpal Sanskrit College in Bombay with 72 delegates. 72 अनुयायियों के साथ पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुई थी 1885 में। दिस असेंबली वाज प्रिसाइडेड बाय वोमेश चंद्र बनर्जी। इसकी जो अध्यक्षता की गई थी असेंबली की, वो वोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। मिथ्स एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कौन कौन से मिथ्स हैं? मिथ्स का मतलब जो भ्रम है, ठीक है। एज पर द इंपीरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, A.O. ह्यूम, द रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, वाज solely responsible for the establishing Indian National Congress in order to provide a safe outlet to ventilate the grievances of raising middle classes and also prevent any major uprising. इंपीरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, साम्राज्यवादी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, जो A.O. ह्यूम थे वो रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, वो ही एकमात्र रिस्पॉन्सिबल हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के लिए। अंग्रेज बोल रहे हैं ऐसा, ताकि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए सेफ आउटलेट टू वेंटिलेट द ग्रीवेंसेस ऑफ रेजिंग मिडिल क्लासेस, ताकि जो मध्यम वर्ग है उनमें जो दुख है वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने दुखों को व्यक्त कर सकें, एंड आल्सो प्रिवेंट एनी मेजर अपराइजिंग, और कोई मुख्य उपद्रव ना हो उसको रोकने के लिए। मतलब व्यक्ति गुस्से में है, गुस्सा निकल नहीं पा रहा है, जब तक गुस्सा नहीं निकल पा रहा शांति नहीं होगी।
तो गुस्सा निकालने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई है, समझ गए। और अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाकर के गुस्सा नहीं निकालेंगे, मीटिंग में जाकर के विचार नहीं बोलेंगे, तो वह गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ होगा। इसलिए कोई भी उपद्रव फ्यूचर में ना हो, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, यह बताया अंग्रेजों ने। However, this view was not accepted by the nationalist। हालांकि राष्ट्रवादियों के द्वारा इस विचार को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, नो सिंगल इंडिविजुअल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कोई अकेला व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए जिम्मेवार नहीं है। एंड इट वाज द रिजल्ट ऑफ अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और यह प्रारंभिक राजनीतिक संस्थाओं का परिणाम रहा है। एंड अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स, और प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी नेता रहे हैं, नेताओं का परिणाम रहा है। मतलब उनके प्रयासों से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई है। ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, यदि इन सारी चीजों को कंसीडर किया जाए, इट कैन बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है कि ए.ओ. ह्यूम वाज यूजिंग INC एज ए सेफ्टी वॉल्व देन, कि उस समय ए.ओ. ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज कर रहे थे। अर्ली नेशनलिस्ट, जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, वर यूजिंग दैम एज ए लाइटनिंग कंडक्टर, जो प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी थे उनको लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में काम कर रहे थे। इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑफिशियल सस्पिशन रिगार्डिंग देयर इंटेंशन, उनके इंटेंशन से संबंधित कोई भी ऑफिशियल सस्पिशन ना हो, इसलिए उसको लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में यूज कर रहे थे। मतलब एक तो अंग्रेज अधिकारी को शामिल किया गया था ताकि अंग्रेजों को ये ना लगे कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। सिविल सर्वेंट थे वो, ठीक है, अंग्रेजों की सरकार में रहे थे। और दूसरा, साम्राज्यवादी लोग भी इसमें, जो राष्ट्रवादी थे, इसमें शामिल थे सेफ्टी वॉल के रूप में। सेफ्टी वॉल मतलब कोई उपद्रव ना हो, अपना गुस्सा इस प्लेटफॉर्म पर निकाला जाए, इस वजह से। फर्स्ट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल 1885 1905, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं।